हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिज्म जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है और उससे रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से होने वाले श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रिज्म से श्वेत स्क्रीन पर, श्वेत पर्दे पर प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है कि प्रिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आप ये जरूर जानते होंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैसा माध्यम या वैसा मीडियम या वैसा मटेरियल जिससे प्रकाश किरण आर पार हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे कांच हो गया या आपका वायु हो गया या जल हो गया, तो ये सब ऐसे मीडियम है जिनसे प्रकाश किरणें पूर्णतः आर पार हो जाती है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक। अब यहाँ पे दो समतल सतह, समतल यानी कि प्लेनर, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ये एक सरफेस है, ठीक है, और इधर एक सरफेस है। अब ये दोनों समतल सतह एक दूसरे से कुछ कोण पर झुका दिए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये एक इधर का सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है जो ऐसे झुका हुआ है, और एक इधर का सरफेस है जो ऐसे झुका हुआ है। अब ये दो सतह है और ये किसी कोण पर, कोण कौन सा? ये वाला, इनके बीच का जो ये वाला एंगल है, ये वाला, इस कोण पर ये वाला सतह और ये वाला सतह झुके हुए हैं। अब ये जो आपको सतह दिख रहा है, ये एक्चुअली कांच का इस प्रकार का एक सॉलिड होता है, एक ठोस होता है। ये अंदर से भी कांच भरा रहेगा, सॉलिड रहेगा, ऐसा नहीं कि खाली रहेगा। ये पूरा का पूरा सॉलिड होगा, ठोस होगा। और इस शेप में, इस आकृति में यदि हम काट करके अगर एक प्रिज्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक ये सरफेस होगा, एक ये सरफेस होगा और एक यहां सतह होगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन क्या बनाया कि किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच, दो समतल सतहों के बीच, इसके अंदर ग्लास पूरा बना हुआ है, दो समतल सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम, यानी जब प्रकाश किरण इधर से एंट्री ले, प्रवेश करे, तो प्रकाश किरण इधर निर्गत हो, बाहर निकले, या प्रकाश किरण यदि इधर से प्रवेश करे तो इधर बाहर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बुक को लिया है। यहाँ पे ये बुक है, जैसे कि प्रकाश किरण हम लाएंगे तो आर पार तो होगा नहीं क्योंकि ये कागज है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कांच का होता तो प्रकाश किरणें इधर से प्रवेश करती तो इधर निकल जाती और इधर से प्रवेश करती तो इधर निकल जाती। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, तभी जाके हम इस शेप के ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिज्म कह सकते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग बोर्ड पे एक ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे, एक त्रिभुजाकार शेप में, आकृति में। देखिए ये वाला यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बनेगा, यहाँ पे एक त्रिभुज जो बनेगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, महज इसको सिर्फ लाइन मत समझिए। ठीक है, इसको आप ये वाला प्लेन समझिए, सतह। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये वाला सतह है। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है उसको प्रिज्म का आधार कहते हैं। जो नीचे वाला यहाँ पे सतह होगा उसको क्या कहेंगे? प्रिज्म का आधार। ठीक है, और ये जो सतह होता है और ये जो सतह होता है, प्रिज्म के जिन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक सतह कहा जाता है। जैसे पूछा भी जा सकता है आपसे कि प्रिज्म का अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रिज्म के जिन सतहों से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है उन सतहों को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तक सतह प्रिज्म में दो होते हैं। एक बार जब प्रकाश किरण यहाँ प्रवेश करेगा
तो एक बार अपवर्तन इस सतह पे होगा। जब प्रकाश किरण प्रवेश करके अंदर चली जाएगी और वह प्रकाश किरण फिर जब बाहर निकलेगी तो एक बार अपवर्तन इस सतह पे होगा। तो दो बार अपवर्तन होता है, एक बार इस सतह पे और एक बार इस सतह पे, दोनों सतह पे। तो ये भी अपवर्तक सतह है और ये भी अपवर्तक सतह है। तो प्रिज्म के जिन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक सतह कहते हैं और ये प्रिज्म में कितने होते हैं? दो। ओके, दूसरी चीज, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, जिस कोण पर ये दोनों सतह झुके हुए हैं उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं और इसको सूचित करते हैं ए से। प्रिज्म एंगल कोण, तो इसको किसे दिखाते हैं? ए से। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। गौर कीजिएगा, क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। और इसे भी क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह। इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म का आधार। क्या कहेंगे? प्रिज्म का आधार। ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह। क्या कहेंगे? अपवर्तक सतह। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अपवर्तक कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो अपवर्तक सतह है ये वाला और ये वाला जो अपवर्तक सतह है, ये दोनों जहां आके मिल रहे हैं, प्रिज्म के दो अपवर्तक सतह जिस रेखा पर, जिस उभयनिष्ठ रेखा पर आके मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म के दो अपवर्तक सतह जिस रेखा पे आके मिलते हैं, जिस किनारे पे आके मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये वाला जो सतह है, देखिए यहाँ ऐसे जा रहा है और ये वाला उधर से ऐसे आया, तो ये जो लाइन है, ये जो आपको दिख रहा होगा कोण, इंड, ठीक है, इस पे आके दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहेंगे और आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब जो है जब भी हम लोग प्रिज्म को दिखाएंगे तो इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे। ये क्या है? प्रिज्म का आधार है, ये अपवर्तक सतह है, ये भी अपवर्तक सतह है और इस कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। जिस कोण पर प्रिज्म के दोनों अपवर्तक सतह झुके होते हैं उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं और उसे हम ए से सूचित करते हैं, कैपिटल से। ठीक है, ओके। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश किरण कैसे अपवर्तित होती है? जब प्रकाश किरण प्रिज्म के एक सतह से प्रवेश करती है और फिर दूसरे सतह से अपवर्तित होकर बाहर निकलती है तो किस प्रकार से विचलित होती है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और विचलित होने की इसी घटना को तो अपवर्तन कहते हैं, है कि नहीं? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म। अब इसके अपवर्तन में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं कि यह एक प्रिज्म है, ठीक है, और उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं कि कांच का बना हुआ है। अब कांच में भी कई तरह का होता है, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, एक नॉर्मल ग्लास होता है, तो निकोल ग्लास होता है, तो तरह तरह के बहुत टाइप के ग्लासेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके टाइप्स पे मत जाइए, उसके प्रकार पे मत जाइए। सामान्य रूप से जो हम लोग कांच अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं
उसे हम मान लेते हैं कि कांच का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब से पूछा जाए कि ये कांच का बना हुआ है, पूरा अंदर ये कांच है, यहाँ क्या है? तो हम लोग वायु, क्या है बताइए? वायु है, हवा है, एयर है। इधर भी क्या है? वायु। चलिए, वायु में प्रकाश किरण की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब आप पहले से ये बात जानते हैं कि वायु विरल माध्यम है कांच की तुलना में। तो यहाँ पे अब एक प्रकाश किरण वायु से होती हुई कांच में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये वायु जो है एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये जो कांच है ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण की चाल कम होती है, 2 × 10⁸, और जो वायु है उसमें प्रकाश किरण की चाल 3 × 10⁸। तो वायु में प्रकाश किरण की चाल अधिक है, तो हम कहते हैं कि भाई वो विरल है, ठीक है, रेयर मीडियम है, बढ़िया। तो अब यह प्रकाश किरण वायु से प्रिज्म में, जो कांच का है, उसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो सबसे पहले हमको अभिलंब खींचना होगा। तो यह जो आपतित किरण है इस बिंदु पे आके आपतित हो रही है, ठीक है। ओके, दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म का ये वाला जो सतह है उसके इस पॉइंट पर ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, आके टकरा रहा है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु। अब इसमें अभिलंब खींचना है, तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, ये इस तरह का, क्योंकि ये जो सतह है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे ये 90 बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। और अभिलंब की अंग्रेजी क्या होती है? नॉर्मल। इसलिए हम इसको किससे दिखा रहे हैं? एन से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यह प्रिज्म है, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, तो ये वाला जो सतह है, आपसे कहा जाए कि सतह पे विलंब खींचिए, तो कैसे खींचेगा? इस तरह से, जो सतह पे 90 बना। इस सतह पे विलंब कैसे खींचेगा? इस तरह से, जो इस सतह पे 90 बना। तो यहाँ पे ये हमारा अभिलंब हो गया, जो प्रिज्म के सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बढ़िया। अब यह प्रकाश किरण जो है अपने दिशा में जाना चाहती है, लेकिन हो ये गया कि यह प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो अब यह अपने पथ से विचलित होगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। और दूसरी चीज की अभिलंबवत आपतित नहीं हो रही है। जानकारी के लिए बता दें, फिर से ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित होती हैं तो बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह ध्यान रखना है। लेकिन ये जो प्रकाश किरण है अभिलंबवत तो आ नहीं रही है, तो यह प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। यानी इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है, जो प्रारंभिक दिशा है, ये जाना इधर चाहती है लेकिन इधर जाएगी नहीं। अभिलंब ये है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे देखिए, अभिलंब की तरफ प्रकाश किरण हल्का सा स्लाइटली मुड़ गई। अब क्या होगा? यह प्रकाश किरण यहां से मुड़ने के बाद कांच में है, तो यहां तक कांच है तो सीधे चलेगी। लेकिन जैसे ही ये जो सतह है इसके बाहर निकलने का प्रयास करेगी, तो भैया फिर से इधर वायु है, ये कांच है, तो अब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जा रही है, फिर मीडियम चेंज हो गया, और माध्यम चेंज होने के कारण ही तो प्रकाश किरण अपने दिशा से विचलित होती है और उसके स्पीड में चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से ये वाला बिंदु कौन सा होगा? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फिर से यहाँ पे अभिलंब खींचिए, तो आपको एक ऐसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना होगा जो प्रिज्म के इस सतह पे 90 डिग्री का कोण बना दे। ओके,
तो अब यह प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाना चाहती है। अब इसका डायरेक्शन ये है, पहले ये था, लेकिन यहाँ विचलन होने के कारण इधर जाने लगी। अब इस प्रकाश किरण की दिशा ये वाला है, लेकिन क्या यह प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी? नहीं। हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये है अभिलंब, इंडेक्स, मान लीजिए ये इंडेक्स है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भागेगी, कुछ ऐसे। गौर कीजिए क्या होगा, ये अभिलंब था, जाने की दिशा ये थी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा नहीं, अभिलंब से दूर भागेगी प्रकाश किरण, तो ये ऐसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट रेज passes from denser medium to rarer medium, then light rays bends away from the normal. Okay. तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो नॉर्मल से दूर भागती है, अभिलंब से दूर जाती है। ओके, तो यहाँ पे अब ध्यान देने योग्य बात है कि यह प्रकाश किरण एक बार जब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो एक बार अपवर्तन यहाँ हो रहा है, और दूसरी बार जब प्रकाश किरण फिर प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो यहाँ अपवर्तन हो रहा है। तो सतह के इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन हुआ और इस सतह के इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो दो बार हुआ ना। तो इस सतह को भी अपवर्तक सतह कहेंगे और इस सतह को भी अपवर्तक सतह कहेंगे। इस बात की जिक्र मैंने पहले की है कि दो सतह होते हैं, तो दोनों सतह पे रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर हमने समझाने के लिए, समझने के लिए एक प्रकाश किरण को लिया है। अब बहुत सारी प्रकाश किरणें इस सतह पे आप इंसिडेंट कराइए, आपतित कराइए और बारी बारी से रिफ्रैक्शन को दिखाइए, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण कौन सा है, तो आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, आई। ओके, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो इसके बीच का ये वाला जो कोण है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर हो गया ऐसा। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर। यहां पर देखिए, अब यह जो प्रकाश किरण है इस बिंदु के लिए आपतित किरण हो जाएगी और ये जो प्रकाश किरण है अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है और ये आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यहाँ आई से दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आपतन कोण दिखाना चाहते हैं तो आई डैश दिखाइए, या कोई I1 I2 कर लीजिए, कोई और भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। और बाहर देखिए, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो बीच का कोण ये क्या है? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इस कोण का हमने एक नाम दे रखा है स्पेशल, उसका नाम पता है क्या है? निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल, और इसको दिखाते हैं ई से, ठीक है। और ये जो प्रकाश किरण है इसको आप अपवर्तित किरण कह सकते हैं, लेकिन इसका हमने एक विशेष नाम दे रखा है निर्गत किरण। निर्गत का मतलब क्या होता है? निकल जाना, बाहर निकल जाना, ठीक है। तो चूंकि ये जो प्रकाश किरण है वायु से होते हुए कांच में प्रवेश करना, कांच में प्रवेश करने के बाद फिर से वायु से बाहर निकल जाना, तो पूरे प्रिज्म को पार करके बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण होती है उसका हमने एक स्पेशल नाम रख दिया, इसको निकलने के कारण, प्रिज्म से बाहर जाने के कारण इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, ठीक है। और निर्गत किरण और ये जो अभिलंब है इसके बीच के कोण को हमने क्या बोला? निर्गत कोण, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अगर इसको आप अपवर्तन कोण भी बोलते हैं तो गलत नहीं है, आप सही है, ठीक है, क्योंकि यह अपवर्तित किरण भी है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, आर से इंडिकेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने विशेष नाम के कारण इस कोण का जो नाम है हमने क्या रखा है? निर्गत कोण, और उसे दिखाते किससे हैं? ई से। ओके, यहाँ पर ये वाला कोण को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, बताइए। इस कोण का क्या नाम था? ए, क्या बताया गया था कि जो अपवर्तक सतह होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। और उसे किस अक्षर से हम सूचित करते हैं? कैपिटल ए से।
तो आपतन कोण यहाँ पे है आई, ये वाला निर्गत कोण है कौन सा ए, ये वाला कौन सा कोण है ए, जिसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ और एक और कोण के विषय में जिक्र करना है मुझे, इसलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रकाश किरण ऐसे गई, यहाँ पे हमने अभिलंब ऐसे खींचा, ये अभिलंब है यहाँ पे 90 बना रहा है नॉर्मल, तो ये हो गया आपतन कोण आई। प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ थोड़ा मुड़ गई तो फिर हमने यहाँ एक अभिलंब खींच लिया और इसके बाद प्रकाश किरण ऐसे विचलित हो गई। ठीक है, इस प्रकार से यह अपवर्तन है। तो इस कोण को हम कह रहे हैं निर्गत कोण, इस कोण को कह रहे हैं आपतन कोण जो प्रारंभिक अपवर्तन के कारण यह बना है, इस कोण को कह रहे हैं प्रिज्म कोण ए। एक और कोण इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? तो ये जो प्रकाश किरण की जो प्रारंभिक दिशा है, ये जिस दिशा में जाना चाहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो प्रकाश किरण की जो प्रारंभिक दिशा है जो इधर ये जाना चाहती है, क्या यह प्रकाश किरण सीधे गई है? नहीं, यहां से एक बार ऐसे विचलन हुआ, फिर दूसरी बार दूसरे सतह पे ऐसे विचलन हुआ, तो यह प्रकाश किरण अपने दिशा से विचलित हो गई। ठीक है, तो यह जो है प्रारंभिक बिल्कुल शुरुआती आपतित किरण की दिशा है। कौन सा है? यह जो दिशा है, यह दिशा है, इस दिशा में प्रकाश किरण जा नहीं रही है, ये डायरेक्शन है किसका? प्रारंभिक आपतित किरण की दिशा। लेकिन यह प्रकाश किरण दो बिंदुओं पर अपवर्तन के कारण अंततः इधर जा रही है। तो गौर कीजिए, जरा इसको यदि पीछे बढ़ाया जाए और यहाँ पे अगर मिलाया जाए, यहाँ से इसे अगर पीछे बढ़ा के आप यहाँ मिलाएंगे तो आप यह देख पाएंगे कि यह प्रकाश किरण की जो प्रारंभिक दिशा थी, इस प्रकाश किरण की जो प्रारंभिक दिशा थी वो ऐसे जा रही थी और फाइनली अंततः हुआ प्रकाश किरण अब ऐसे जा रही है। तो अपने दिशा से, अपने डायरेक्शन से कितना वो डेविएट हो गई है, कितना विचलित हो गई है, कितना मुड़ गई है। तो ये जो यहां से ऐसे जो प्रकाश किरण ये मुड़ रही है, इसके बीच में ये कोण बन रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। इसको मैं इधर लिख देता हूं, क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण। अब मैं थोड़ा इसको बाहर कर देता हूं कि जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश यह प्रकाश किरण ऐसे जाने लगी, तो क्या होगा? इसकी प्रारंभिक दिशा ये थी, अब यह प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो इसके बीच का ये जो कोण बना, जो प्रारंभिक दिशा थी और अभी जिस दिशा में ये जा रही है, तो इसके बीच का जो कोण बना, इसी को तो हम बोलते हैं विचलन कोण, और इसको दिखाते हैं डेल। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको क्या पढ़ते हैं? डेल। विचलन कोण को सूचित करते हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण बना है उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण, और इसे डेल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चार कोण प्रिज्म में इंपॉर्टेंट है और चारों कोण का आपको ध्यान रखना है। ये है आपतन कोण प्रारंभिक अपवर्तन वाले बिंदु पे, ये है प्रिज्म कोण, ये है निर्गत कोण और ये है विचलन कोण। और ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसका प्रमाण भी है, प्रूफ भी है, लेकिन 12वीं क्लास में आपको पढ़ने, लेकिन मैं इसका रिलेशन लिख देना चाहता हूँ ताकि आप याद कर लें, तो थोड़ा सा आप एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कराया जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा डिप्रेशन में मत जाइएगा, मैं सिंपल सा कर देता हूँ। तो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये होता है कि I प्लस E माइनस A इज इक्वल डेल, ये रिलेशन होता है। आपतन कोण कौन सा है? ये वाला I। ये E कौन सा है? ये निर्गत कोण है, और माइनस, और ये क्या है? प्रिज्म कोण, ये बराबर डेल विचलन कोण। ठीक है, तो प्रिज्म कोण, विचलन कोण, आपतन कोण और ये निर्गत कोण, ये चारों एक दूसरे से इस फॉर्मूला में रिलेशन होता है, इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब इसमें से 2-3 वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए, 3 वैल्यू दे दिया जाए, तो आप चौथा निकाल सकते हैं। I, E और A का वैल्यू पता हो तो डेल निकाल सकते हैं। ठीक है ना,
तो इजी वगैरह अगर प्रॉब्लम आपको दिए जाए तो आप बना सकते हैं और ये रिलेशन आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्रिज्म से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे व्हाइट लाइट के बारे में, श्वेत प्रकाश के विषय में, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या होता है? तो सामान्य रूप में जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य से जो प्रकाश आती है वो हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है? श्वेत प्रकाश। क्या होता है? श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसका एक शॉर्टकट है जिसको आप याद रख सकते हैं, विबजियोर, या इसी को कहा जाता है बेंजानिपिनाला। देखिए ये एक कोडिंग है। भी का मतलब है वायलेट और बै का मतलब है बैंगनी, आई का मतलब है इंडिगो, जा का मतलब जामुनी, बी का मतलब है यह ब्लू यानी कि नीला, जी का मतलब ग्रीन, ह से यानी हरा, वाई का मतलब येलो, पी मतलब वही हिंदी हो गया उसका पीला, ओ का मतलब ऑरेंज यानी वो क्या हो गया नारंगी रंग, और आर का मतलब रेड और ला का मतलब लाल। तो जो यहाँ पे इंग्लिश में है वही उसका हिंदी है शॉर्टकट। तो आप या तो विबजियोर याद रखें या बेंजानिपिनाला, ये दोनों आप याद रखें। इन 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से, 7 रंगों का कॉम्बो है, एक कॉम्बिनेशन है, कौन? श्वेत प्रकाश। और वो कहां से आती है? सूर्य प्रकाश से आती है, ठीक है। तो जो सनलाइट होता है उसमें 7 रंग मिले होते हैं। तो इन सभी रंगों को हमने एक नाम दे रखा है, क्या? इसको हम बोलेंगे अवयवी रंग। क्या बोलेंगे? अवयवी रंग, कंस्टिट्यूएंट कलर। अवयवी रंग का मतलब जिन अवयवी रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना है, जिन अवयवी रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना है, ठीक है, तो उसको हम अवयवी रंग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार अगर बनता है तो उसमें क्या लगता है? ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है। तो दीवार ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा सा चीज ला खड़ा कर दिए, नहीं, वो छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे ईंट होते हैं, फिर उसको अच्छे से जुड़ाई करके फिर दीवार खड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ईंट जो है अवयव है, छोटा सा एक पार्ट है, वैसे ही ये सारे जो कलर हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये अवयव है। और ये जब सब आपस में कंबाइन करते हैं, सब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है, व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। तो अब इस बात को दिमाग में रखें आप कि जब सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, हम तक पहुंचती हैं, तो वो श्वेत प्रकाश होता है और उसमें 7 रंग मिक्स होता है, 7 रंग मिले होते हैं, ठीक है ना। तो लाइट के इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करेंगे जब रेनबो वगैरह पढ़ेंगे, या कुछ इस तरह का सवाल कि आसमान नीला क्यों दिखता है, या जैसे कि सूर्य सुबह में रखता प्रतीत क्यों होता है, या तरह तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसमें हम लोग अभी जिक्र करेंगे आगे, ये सारी चीजें हमको पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी ये बता रहा हूँ कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। वो कौन कौन से अवयवी रंग होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन सभी अलग अलग रंगों को हम अवयवी रंग कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कहेंगे, ठीक है। तो होता ये है, खास बात ये है कि ये जो 7 रंग होते हैं, जब श्वेत प्रकाश को, यानी जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है, यदि उसे प्रिज्म से गुजारा जाए, यदि उसे प्रिज्म से पास किया जाए, तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश का जो अवयवी रंग होता है वो अलग अलग हो जाता है, वो बट जाता है,
जब सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, तो इस घटना को पता है क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका चित्र ये है कि जैसे देखिए ये प्रिज्म है, तो अब आप जानते हैं कि यदि प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो एक बार वह अभिलंब की ओर मुड़ती है और दूसरी बार अभिलंब से दूर भागती है, जिसके कारण यह एक पैटर्न बना हुआ है। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं प्रिज्म से। तो होता यह है कि यदि ये वाला जो प्रकाश किरण है, यदि इसको आप श्वेत प्रकाश माने, मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करती है तो खास बात यह है कि यहाँ पे ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहां से भी ये अलग अलग 7 प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर के बाहर निकलती। तो ये जो घटना है कि एक श्वेत प्रकाश 7 रंग आपस में मिले हुए प्रिज्म तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही प्रिज्म के अंदर वह प्रवेश कर रहे हैं वो अलग अलग बट जा रहे हैं, अलग अलग हमें दिखाई देने लग रहे हैं। तो ये जो घटना है, ये जो फेनोमेना है, इसको हमने नाम दिया वर्ण विक्षेपण। क्या दिया? विक्षेपण का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है, और वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, अलग अलग रंग, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण विक्षेपण हो गया। अब ये जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है, यदि यहाँ पे एक व्हाइट स्क्रीन रख दिया जाए, श्वेत पर्दा, कोई अगर पर्दा रख दिया जाए तो बिल्कुल व्हाइट हो, तो वहां पे आपको स्पॉट्स मिलेंगे। मतलब ये जो भी कलर है, ये जो भी कलर है, इसके स्पॉट्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आपको बैंगनी दिखेगा, फिर उसके बाद आपको जामुनी दिखेगा, फिर इस तरह से करते करते सबसे ऊपर आपको क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। सबसे जो ऊपर होता है यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो कौन सा कलर दिखेगा? लाल, रेड दिखेगा। तो जब 7 रंग यहाँ पे पहुंचते हैं और व्हाइट स्क्रीन, जो व्हाइट पर्दा हमने ले रखा है, ठीक है, तो इस पे जब हम देखते हैं तो इसको हमने एक अलग नाम दे रखा है और इसका नाम है स्पेक्ट्रम। क्या नाम दे रखा है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? तो वर्ण विक्षेपण के पश्चात, वर्ण विक्षेपण जब हो जाता है उसके बाद वर्ण विक्षेपण के पश्चात ये जो 7 रंग होते हैं, इन 7 अवयवी रंगों को श्वेत पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो श्वेत पर्दे पर, व्हाइट स्क्रीन पर ये जो 7 रंगों का वर्णपट हमें प्राप्त होता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे विजुअल लिखा है, तो आपको इसको नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज कर देना है कुछ इस प्रकार से, VIBGYOR। यानी सबसे नीचे वायलेट होता है, उसके ऊपर इंडिगो होता है, उसके ऊपर ब्लू होता है, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और उसके ऊपर रेड। अब आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 रंग अलग हो जा रहे हैं, तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक टॉपिक पढ़ा था वर्तमान, तो ये घटना जो है थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये सारी चीजों को जोड़ता है। और ये जो स्टडी है वो हम लोग 12वीं क्लास से जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे स्टडी करेंगे, या अभी मैं 12वीं का भी वीडियो बनाने वाला हूँ 12th के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो मन में अगर कुछ ऐसा सवाल हो और इस सवाल को शांत करना हो तो आप उस 12th वाले वीडियो को जरूर देखिए। मैं चाहूंगा कि आप देखें उसको और आपको समझ में आएगा। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है और
अवयवी रंगों में विभक्त होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो सफेद पर्दा है, सफेद स्क्रीन है, व्हाइट स्क्रीन है, उस पर प्राप्त जो वर्णपट होता है, वर्ण का जो ये जो स्पॉट्स होते हैं, जो पट होता है, अलग अलग जो रंग हमको दिखाई देते हैं पर्दे पे, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है और स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एक और खास बात है, उसका हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। वो क्या है? वो खास बात ये है कि आप मान लीजिए कि यह एक प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश, ये कौन सा है? श्वेत प्रकाश। ठीक है, अब यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जब यह 7 रंगों में यह प्रकाश किरण विभक्त हो जाती है, तो आप यह देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे ऊपर है वो कौन है? रेड, और सबसे नीचे कौन सा है? वायलेट, यानी कि बैंगनी सबसे नीचे है और सबसे ऊपर कौन सा है? लाल। तो श्वेत प्रकाश में सभी रंगों के प्रकाश किरण है। इसमें लाल भी है, हरा भी है, वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, येलो, सब है। तो सभी रंग के प्रकाश किरणों की दिशा एक ही है? जितने भी इसमें रंग हैं, सभी प्रकाश किरणों की जो प्रारंभिक दिशा है वो एक ही है। परंतु जब यह प्रकाश किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं और अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तो देखिए जो लाल रंग का प्रकाश किरण है अपने दिशा से इतना विचलित हुआ है, लेकिन जो उसके नीचे वाला कलर है लाल की तुलना में उससे ज्यादा उसका विक्षेपण हुआ है, ज्यादा उसका विचलन हुआ है, डेविएशन हुआ है। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कौन सा रंग का प्रकाश किरण है जिसका विचलन हुआ है, तो ये जो बैंगनी है, जो सबसे आपको नीचे दिख रहा है, ये प्रकाश किरण बैंगनी यहां से इस दिशा में जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैंगनी का हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश किरण होता है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा वो डेविएट होती है, सबसे ज्यादा वो मुड़ती है, विचलित होती है। ठीक है, और ये भी अगर पूछ दिया जाए, अभी हमने पढ़ा था एक विचलन कोण जिसको डेल से दिखाते हैं, तो डेल भी लिख दिया जाए और यहाँ पे डेल आर लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा है, डेल का मतलब विचलन कोण है, ये आर यानी कि रेड और भी यानी कि वायलेट, बैंगनी और ये लाल। तो अब बताओ किसका ज्यादा होगा, तो डेल भी जो होगा ये ज्यादा हो जाएगा और डेल आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका बैंगनी का विचलन अधिक होगा और लाल का विचलन कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब आप इसमें से कोई भी दो उठा के तुलना कर सकते हैं, जो नीचे होगा उसका विचलन अधिक होगा और जो उसके ऊपर होगा उसका विचलन कम होगा। अब सबसे ऊपर लाल है, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो हम ऐसा कहते हैं कि सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी, क्योंकि इसके नीचे कोई है नहीं, तो सबसे अधिक तो इसी का हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग रंगों के प्रकाश किरण इस प्रकार से विचलित होते हैं। ठीक है, यहीं पे एक और छोटा सा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को लेकर के, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तरंगदैर्घ्य, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब यदि आप वेव वगैरह थोड़ा सा जानते होंगे, मैं उसके डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा। ऐसा आपने वो रस्सी वसी का जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। फिर इसको भी क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग होता है और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो ये एक वेव का पैटर्न है, मतलब तरंग का एक पैटर्न है। ठीक है, अब दो स्ट्रिंगों के बीच की जो दूरी होती है,
ठीक है, दो स्ट्रिंगों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए कि एक ऐसे वेव बना देते हैं, तो अब पूछा जाए कि ये वाला स्ट्रिंग है और ये वाला स्ट्रिंग है, तो इनके बीच का जो दूरी है ये क्या है, ये भी लैम्डा है। लेकिन ये जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा है और ये जो लैम्डा है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे लैम्डा का मान ज्यादा है और यहाँ पे लैम्डा का मान कम है, यानी यहाँ तरंगदैर्घ्य अधिक है, यहाँ तरंगदैर्घ्य कम है। तो बात समझिए, होता ये है कि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है, अधिक होता है, और जो वायलेट कलर होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत सबसे कम होता है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट क्या होता है, गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला, लाल कलर का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का विचलन कम होता है, सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग सबसे कम विचलित हुई है, लेकिन इसका जो वेवलेंथ होता है, प्रकाश एक तरंग है और तरंग की भांति व्यवहार करता भी है। लाइट का डुअल नेचर होता है, वो द्वैत प्रकृति शो करता है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, जब इसको हम वेव मान के स्टडी करते हैं तो वहां पे सारे चीजों का रहस्य खुलता है पूरा का पूरा। ठीक है, जो वेव ऑप्टिक्स से पूरा का पूरा ब्रांच ही बनाया गया है और एक रे ऑप्टिक्स बनाया गया है। तो हमारे बाबा सर आइजैक न्यूटन जो काफी फेमस रहे हैं, जिन्हें विज्ञान के पिता के नाम से जाना गया था, फादर ऑफ साइंस, तो काफी हद तक उन्होंने रे ऑप्टिक्स के विषय में दिया है। और फिर जब वेव ऑप्टिक्स की बात आती है तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, उसमें प्रमुखता पूर्वक हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक है जो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दो तरह के ब्रांचेज हैं ऑप्टिक्स में, जिसमें एक वेव ऑप्टिक्स है, एक रे ऑप्टिक्स है। तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो जो लाइट है वो जो है वेव नेचर भी शो करता है। तो जब हम लोग वेव मान के लाइट को पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें खुलती हैं। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करिए, लाल रंग के प्रकाश किरण का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो बैंगनी कलर का होता है इसका विचलन सबसे अधिक होता है, ये प्रकाश किरण सबसे अधिक विचलित होती है, परंतु इसका वेवलेंथ जो होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो एक चीज ज्यादा होना, एक चीज कम होना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको अपनी कॉपी में लिखिए, उसको रिवीजन करिए और याद करिए। तो ये प्रिज्म था और प्रिज्म से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावे और भी चीजें होंगी तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।